यस गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। जल्दी 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 मुझे जवाब दीजिए। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए। यस, यस गाइस, आंसर मी फास्टली, मुझे जल्दी से जवाब दो कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है या नहीं। जल्दी से मुझे बताएं। यस, और मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं यहां पर। यस सर, क्लियर साउंड। और शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जल्दी से मुझे बताइए कि साउंड को लेकर के कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मुझे साउंड को और इंक्रीज करने की जरूरत है क्या? क्योंकि बेटा मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि साउंड को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि ठीक है, आवाज ठीक है। यस आकर्ष, गुड इवनिंग। शुभम गुड इवनिंग। जाह्नवी हैप्पी इवनिंग। ऋषि गुड इवनिंग। कार्तिक गुड इवनिंग। यस, तो साउंड इज ओके। ओके, तो मैं मान लेता हूं भाई साउंड जो है वो बिल्कुल ओके है और साउंड में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस चंचल गुड इवनिंग। क्या बात है शुभम, आई टेल यू, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि भैया अपन यंग ही है। ठीक है, अपन एकदम यंग है। ठीक है, ओके, चलिए। यस गाइस, तो अब हम लोग करते हैं शुरू और मैं अब आप लोगों के साथ में करता हूं आगे की बात। और मुझे भैया चाहिए, क्या चाहिए मुझे? मुझे लैपटॉप का चार्जर चाहिए। कोई सुन रहा है? मुझे लैपटॉप का चार्जर चाहिए भाई। मुझे लैपटॉप का चार्जर दे दो जरा स्टूडियो के अंदर। कोई सुन रहा है मेरी बात? ठीक है, चलो। अब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो क्या करें। चलिए गाइज, अब मुझे जल्दी से याद दिलाओ कि हम लोग कल की क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में कहां तक डिस्कस कर लिया था। तो ये लीजिए बेटा, मैं कल की क्लास की शीट्स को खोलता हूं और कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था। मैं आप लोगों के साथ में कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस कर रहा था और बेटा मैंने कंजम्पशन फंक्शन में ये वाली जो बात है, ये भी बात मैंने आप लोगों को यहां पे लिखवा दी थी। ठीक है ना? यस, ओके। यस दीक्षा, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ठीक है, चलो। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन में मैंने यहां तक की बातें आप लोगों को लिखवा दी थी और आज मैं इसके आगे आप लोगों के साथ में बढ़ूंगा और आप लोग लिख दीजिए पॉइंट नंबर 4। आई गेस पॉइंट नंबर 4 ही था। यस, तो मेरे साथ में आप पॉइंट नंबर 4 डाल दीजिए। ग्राफिकली कंजम्पशन फंक्शन, ग्राफिकली कंजम्पशन फंक्शन is shown as under। अब बेटा ग्राफिकली कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कैसे शो करते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को देखेंगे। ये लीजिए, तो यहां पर मैं बनाने वाला हूं एक शानदार सा ग्राफ और ये लीजिए बेटा, ये मैंने यहां पर ग्राफ बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये क्या है? ये हमारा है वाईडी। वाईडी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है और ये वाला जो एक्सेस है, इस पर बेटा हम लोग शो कर रहे हैं अपना कंजम्पशन। तो बेटा मैं यहां पे आपको जो मेरा एक एक्सेस है उस पर बेटा मैं शो कर रहा हूं अपनी डिस्पोजेबल इनकम को और दूसरा मैं शो कर रहा हूं दूसरे एक्सेस पर कंजम्पशन को। एक बात मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम अगर जीरो है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या डिस्पोजेबल इनकम जीरो होने पर भी क्या मेरा कंजम्पशन होगा या नहीं होगा? जल्दी से मुझे जवाब दो। और मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, जल्दी से मुझे जवाब दो कि अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम जीरो है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम अगर जीरो है, तो क्या मेरा कंजम्पशन भी जीरो होगा या मेरा कंजम्पशन फिर भी होता रहेगा
भले ही मेरी इनकम जीरो भी क्यों ना हो। यस, अजय बोल रहा है सर लेट हो गया। कोई बात नहीं अजय, ज्यादा लेट नहीं हुए हो, बस अभी मैंने शुरू ही किया है। ठीक है। अच्छा, शुभम ने बोला सर अगर डिस्पोजेबल इनकम जीरो है ना तो भी कंपलसरी कंजम्पशन, जिसको हम लोग कल ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल रहे थे, जिसे हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे, वो कंजम्पशन तो आपका होगा ही होगा। आप उस कंजम्पशन को रोक नहीं सकते। सर आप चाहे अपनी सेविंग्स को तोड़ो, या आप बोरो करके लाओ, या आप चोरी करके लाओ, लेकिन वो कंजम्पशन ऐसा है जो रुक नहीं सकता। वो कंपलसरी कंजम्पशन है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है सर, आप उसे रोक नहीं सकते। तो वो जो कंजम्पशन है वो तो आपका होगा ही होगा। यस, और बेटा ये जो कंजम्पशन होगा ही होगा इसे क्या बोलते हैं? ए। तो अगर मेरी इनकम जीरो है तो भी जीरो है तो भी मेरा कंपलसरी कंजम्पशन होता रहेगा, और वो कंपलसरी कंजम्पशन मैंने यहां पे मार्क कर दिया। अब मुझे बताइए कि जैसी मेरी खर्च करने की आदत है, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, प्लीज सुनना। अगर मान लीजिए भारत की बात की जाए तो भारत में अब जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग अपनी खर्च करने की आदत के मुताबिक, जैसे लोगों की खर्च करने की आदत है उसके मुताबिक लोगों का खर्चा भी बढ़ता जाएगा, लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं इंडियंस की तो ऑब्वियस सी बात है इंडियंस अपनी इनकम को खर्च करते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों का खर्चा, लोगों का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्योंकि इंडियन आदमी कंजूस आदमी होता है, इंडियंस थोड़े कंजूस होते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि ये जो कंजम्पशन लाइन है ये बहुत ये 45 डिग्री पर आर्क नहीं कर रही है, ये बल्कि काफी कम डिग्री पर आर्क कर रही है, क्योंकि इंडियंस की खर्च करने की आदत कम है। अब मेरी बात का दिमाग लगा के सोच के जवाब देना। इंडियंस की, भारतीयों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम होती है। इसका मतलब इंडियंस की खर्च करने की आदत कम होती है, और इंडियंस की खर्च करने की आदत कम होती है, इसलिए ध्यान से देखो इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इंडियंस की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। हाँ क्या बात है। हाँ बेटा, मुकेश अंबानी जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करता है अपनी बीवी के जन्मदिन पे। बेटा मैं बता तो रहा हूं तुमको, अपन ने जब नेशनल इनकम शुरू किया था तब मैंने क्या बताया था कि नीता अंबानी की पॉकेट मनी, नीता अंबानी सॉरी क्या नाम है भाई मुकेश की बीवी का, अपने अपने मुक्की की बीवी का नाम क्या था यार, मैं भूल गया। नीता अंबानी नहीं, नीता अंबानी नहीं था यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। क्या नाम था जल्दी से मुझे बताओ। अरे अपने मुकेश की बीवी का नाम क्या था जल्दी बताओ। हाँ हाँ नीता अंबानी था, यस नीता ही था। तो भैया मैंने तुमको पहले ही बताया था कि नीता अंबानी की पॉकेट मनी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। हाँ तो मैंने तो बोला ही था, यस नीता ही नाम था। अच्छा सुनो, अब मेरी बात को सुनो। अब भारतीयों की खर्च करने की आदत क्योंकि कम है, इंडियंस की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थोड़ी कम होती है, इसलिए ध्यान से देखो इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर मान लो अपन बात करें अमेरिकन की, तो अमेरिकन की खर्च करने की आदत इंडियंस के मुकाबले ज्यादा है, उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, और बेटा इसलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इनकम के साथ में कंजम्पशन के बढ़ने का प्रपोर्शन जो है वो अमेरिकन का ज्यादा है, वो अमेरिकन का ज्यादा है। ठीक है। अब तो मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अमेरिकन से भी ज्यादा है, और ऑब्वियस सी बात है अगर उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब उनकी इनकम को खर्च करने की आदत, उनकी इनकम को खर्च करने का प्रपोर्शन अगर ऑस्ट्रेलियंस का और भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो कंजम्पशन कर्व है वो और भी ज्यादा स्टीप होगा, है ना। अब देखो इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, और जिस देश में खर्च करने की आदत ज्यादा होगी उसका ये कर्व ज्यादा स्टीप होगा। यस, हाँ हर्ष बोल रहे तो शुभम करने दो, सब करते हैं अपनी वाइफ के लिए। हाँ मैं भी करता हूं भैया, मैं भी बहुत पैसे खर्च करता हूं अपनी वाइफ के लिए। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को सुनो। तो बेटा ये जो कर्व है व्हाट इज दिस, ये कर्व है हमारा कंजम्पशन कर्व,
और अगर आप ध्यान से देखो इस कंजम्पशन कर्व को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी वाई। आप ध्यान से देखो, क्या इस कर्व का वैल्यू में यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी वाई, क्योंकि ध्यान से देखो ये क्या है ए, ये क्या है ए, और जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है बी वाई। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है उसका एक प्रपोर्शन खर्च होता जा रहा है। यस, अच्छा जी, अब जो बात मैं पूछूं वो ये बताओ, मुझे बताओ बेटा, ये जो कांस्टेंट कंजम्पशन आपको दिख रहा है, क्या ये कांस्टेंट कंजम्पशन में लिख दूं दिस इज ए? ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्रीन कलर से दिख रहा है दिस इज व्हाट ए, मतलब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और बाकी का जो कंजम्पशन है, ये वाला जो कंजम्पशन है, ये क्या है? ये वाला है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे आप रोक नहीं सकते। इनकम हो या ना हो, चोरी करो डकैती करो, पर ये खर्चा तो होगा। और ये वाला जो इनकम है, ये वाला जो कंजम्पशन है, ये है हमारा कंजम्पशन बाय चॉइस। मतलब ये वो कंजम्पशन है जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम अपनी इच्छा के मुताबिक खर्चे करते जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन बाय चॉइस। ये हम अपनी इच्छा से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, और ये देखो, अब देखो बेटा शुभम, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तब भी तुम इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो। शुभम बोल रहा है अपनी बीवी पर इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा, दूसरे की बीवी पर इतना पैसा खर्च करो। हाँ, शुभम शादी से पहले ही सारे एकदम ट्रेन होके बैठा हुआ है कि पैसे खर्च पड़ोसी पे ही करने हैं, नालायक। चलो, अच्छा चलो, अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये कंजम्पशन कर्व तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, कंजम्पशन के अंदर दो पार्ट है, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब ये ए वाला पार्ट जो हम कंट्रोल नहीं करते, और ये बी वाई, ये हमारा चॉइस वाला कंजम्पशन है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारी चॉइसेस बढ़ती जाती है और हम अपनी इच्छा के मुताबिक पैसा खर्च करते जाते हैं। तो वो जो कंजम्पशन बाय चॉइस है दैट इज कॉल्ड बी वाई। ये क्या है ए, ये क्या है बी वाई, ठीक है, बी डॉट वाई, ठीक है। चलो, अब ये बताओ, मैं ए बी सी क्या लिखवा चुका हूं, ए बी सी कितने पॉइंट लिखवा चुका हूं, जल्दी से मुझे बताओ। क्या बात है, मैंने कहा किया पड़ोसी का जिक्र, हद हो गई है। अच्छा, मैं बताऊं, तुम ऐसी बदमाशी करते हो, पता है तुम लोग सारे के सारे बच्चे मुझे ऐसे फंसा लेते हो, ठीक है। बड़ी पुरानी बात है, एक बार है ना, मैं मंडे को क्लास लेने गया तो बच्चों ने पूछा सर कल संडे था, कल कहां गए थे? मैंने बोला पिक्चर गया था, मूवी देखने गया था। तो बच्चे मुझसे, क्लास में सारे बच्चे पता है क्यों पूछते हैं, किसके साथ? मैंने बोला पत्नी के साथ, ठीक है। तो पता है जानते हो बच्चों ने क्या पूछा, किसकी? किसकी पत्नी के साथ गए थे मूवी देखने? ऐसे ऐसे पूछते हैं बच्चे। फिर मैंने बताया भाई साहब अपनी पत्नी के साथ, पर्सनल अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने गया था। हाँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछ के तुम लोग उलझा लेते हो। पूछा किसके साथ गए हो, मैंने बोला पत्नी के साथ। तो दूसरा सवाल क्या पूछा, किसकी? मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो तुम लोग। हाँ, आ जाओ। ओके गाइस, अब मुझे जल्दी से पहले मुझे बताओ कि मैंने एबीसी कितने पॉइंट लिखवा दिया आपको। रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। मैंने बी पॉइंट लिखा था कंजम्पशन फंक्शन। अब आ जाऊं पॉइंट नंबर सी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और बेटा इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन लोग, एमपीसी। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जरा ध्यान से सुनना और प्लीज अब बात को टेक्निकली समझना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर अपने को लिखना भी तो पड़ेगा ना। हाँ,
चलो अब मैं कुछ नहीं पढ़ रहा शुभम, अब मैं काम की बात में दिमाग लगा रहा हूं बिल्कुल। अभी पहले इधर ध्यान देंगे अपन, ठीक है? फिर बाद में हंसी मजाक करेंगे बीच में, पर अभी तो एक बार बात को सुनो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का सिंपल सा मतलब यह होता है कि भाई साहब अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम 1 रुपए बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन कितने रुपए बढ़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हर 1 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम पर आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले हो, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है? लिखो फटाफट से। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, it is a ratio which clarifies that how much consumption will increase, how much consumption will increase for every rupee one increase in disposable income, in disposable income। तो बेटा यदि हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है 1 रुपए, तो हमारा कंजम्पशन कितने रुपए इंक्रीज होगा, ये रेशो कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नंबर 2, this will be calculated, this will be calculated as under। अब बेटा याद है अपन ने कल भी इस बारे में डिस्कशन किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं, एमपीसी जिसे हम लोग बोलते हैं बी, ठीक है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो बेटा अब यहां पे देखो कि यहां पे अगर आप चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हर 1 रुपए की इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन कितने रुपए बढ़ता है वो आपके पास में यहां पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, इधर देखो। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम में अगर 100 रुपीज का चेंज आता है और मेरे कंजम्पशन में 60 रुपीज का चेंज आता है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा, अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो मैं उसमें से 60 रुपीज जो हैं वो मैं खर्च कर दूंगा। अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो मैं उसमें से 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं हर 1 रुपए एक्स्ट्रा कमाने पर 60 पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर देता हूं? मतलब अगर मेरी इनकम 1 रुपए बढ़ जाए तो मेरा खर्चा 60 पैसा बढ़ जाएगा। और बेटा इसी 60 पैसा को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हमारी खर्च करने की आदत, हमें हमारी अपनी इनकम को खर्च करने की आदत, ये आ जाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ध्यान से सुनिएगा, मेन बात बता रहा हूं। जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। बच्चे बोलते सर क्यों? बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई भी आदमी अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेगा? क्या कोई भी आदमी अपनी इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करेगा? और जवाब है नहीं, कभी भी आदमी अपनी इनकम से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा। तो अगर किसी आदमी की इनकम 100 रुपए इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस बात है खर्चा ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज हो सकता है? 100। और बेटा अगर ज्यादा से ज्यादा खर्चा 100 रुपए इंक्रीज हो सकता है तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर मान लो हमने अपनी एफडी तोड़ा के खर्च कर लिया, सर हमने लोन लेकर खर्च कर लिया,
सर हमने दोस्त से लेकर के खर्च कर लिया, तो सर उस कंडीशन में हमारा कंजम्पशन इंक्रीज जो है वो ज्यादा हो सकता है, नो डाउट। बट एक बात मुझे बताओ कि ऐसा हमेशा होता है क्या? मतलब दोनों में से क्या चीज नॉर्मल है? अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा खर्च करना ये आम आदमी के लिए नॉर्मल सिचुएशन है। मतलब पूरे भारत की जनता को अगर आप एक साथ में देखते हो तो आप उनकी खर्च करने की आदत के बारे में क्या बोलोगे कि इनकम से कम खर्च करते या इनकम से ज्यादा खर्च करते? आराम से सोच के जवाब दो, मेरी बात को सुनो। आप खुद के बारे में सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं तो लोन लेके भी खर्च कर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं ये रेशो भारत की जनता का निकाल रहा हूं, मतलब पूरे 135 करोड़ भारतीयों का अगर मैं ये रेशो निकालूंगा, तो आप मुझे बताइए कि ये रेशो क्या निकलेगा? लोग अपनी इनकम से थोड़ा कम खर्च कर रहे होंगे कि या भारत के सभी लोग अपनी इनकम से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे होंगे? ऑब्वियस ही बात है, जब पूरे देश की बात आएगी, जनरल की बात आएगी, तो ये कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो रहा होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे नेशनल इनकम की बात हो रही है, इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं हो रही, इसलिए ध्यान रखना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यह है कि ये बताओ कि क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बदलती है क्या? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब आपकी इनकम थोड़ी कम है तो आप 60% खर्च कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाए तो आप हो सकता है 80% खर्च करने लग जाओ? मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये कांस्टेंट होती है या ये वेरिएबल होती है? मतलब एक लेवल तक 60% रहेगी, उससे ऊपर भी लोगों की इनकम बढ़े तो वो 80% हो जाएगी, उससे भी ऊपर लोगों की इनकम बढ़े तो वो 90% हो जाएगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है, और ज्यादा इनकम बढ़े तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो उनकी 40% ही रह जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, सोच के जवाब दो। हां जी, सोच के जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जल्दी से मुझे सोच के जवाब दीजिए। वेरिएबल, बहुत सही बात है। हां, कार्तिक बिल्कुल सही बोल रहा है, वर्णन बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑब्वियस ही बात है यार कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, वैसे आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाती है। एक बात को जरा सोच करके बताओ कि आज आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम आई तो आपके दिमाग में 80,000 के खर्चे भरे पड़े, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़कर 10 लाख हो जाएगी तो आपके खर्चे, आपकी जो डिजायर्ड एक्सपेंसेस है वो 8 लाख नहीं होंगे, हो सकता है वो 80,000 से बढ़कर 1,60,000 हो जाए, पर वो 80,000 से बढ़कर 8 लाख नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता आपकी 1,60,000 में खत्म हो जाएगी, भले ही आपकी इनकम 10 लाख क्यों ना हो गई हो। तो आप एक बात को ध्यान रखना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा रियल लाइफ में गिरती है। अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपके इनकम के मुकाबले खर्चों का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, क्योंकि हर आदमी की खर्च करने की ताकत लिमिटेड होती है, वो अपने ऊपर कितना पैसा खर्च कर पाएगा। इसलिए रियल लाइफ में एमपीसी गिरती है। लेकिन ध्यान से सुनना, किनेशियन थियरी के अंदर, इस पूरी थियरी के अंदर अपन यही मान के चलेंगे कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में? यस। तो आप एक बात को ध्यान से समझो कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रियल लाइफ में वेरिएबल होती है, लेकिन किनेशियन थियरी के अंदर आपको अज्यूम करना है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। यस, सबसे ज्यादा काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है ये एमपीसी इस पूरे चैप्टर में, है ना? इस पूरे चैप्टर में मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल करूंगा तो वो एमपीसी है। थर्ड पॉइंट, एमपीसी इज जनरली less than 1 because we generally spend less than our income। बेटा हम लोग आम तौर पे अपनी इनकम से कम पैसे खर्च करते हैं, और क्योंकि हम लोग आम तौर पे अपनी इनकम से कम पैसे खर्च करते हैं बेटा, इसलिए एमपीसी 1 से कम होती है आमतौर पे। एक और बात ध्यान रखना, अब मुझे बताओ रियल लाइफ में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एमपीसी गिरेगी। ठीक है,
क्योंकि आपकी आवश्यकताएं खत्म होती जाएंगी, अब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी पर आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप 3 स्टार की जगह 5 स्टार में खाना शुरू कर दोगे, इनकम और बढ़ेगी तो 7 स्टार में खाना शुरू कर दोगे, इनकम और बढ़ेगी तो भी अब आप 7 स्टार से आगे तो नहीं जा सकते ना। अब इनकम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन आप 7 स्टार से ऊपर तो नहीं जा सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पॉइंट वही है, रियल लाइफ में एमपीसी इनकम के साथ साथ गिरती है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होती रियल लाइफ में, लेकिन किनेशियन थियरी के अंदर आपको हमेशा क्या मानना है, ये कांस्टेंट है। लिखो, इन रियल लाइफ एमपीसी इज वेरिएबल because it tends to decrease with every increase in income, but in this chapter we will assume that MPC is constant. MPC is constant. एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपको MPC को एक्सप्लेन करना है, तो अगर आपके एग्जाम में MPC को एक्सप्लेन करने की बात आ जाए तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को लिखनी है। एक और बात, अगर आपके एग्जाम में सवाल आया एमपीसी को एक्सप्लेन करने का, तो वो ये भी बोलेगा कि इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दो। एग्जाम्पल ऑफ एमपीसी। अब एमपीसी का एक एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखिए, डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। ठीक है, चलिए अब आराम से विचार करके मुझे बताना, जैसे कि मान लो अपनी डिस्पोजेबल इनकम 0 है तो भी अपना कंजम्पशन 50 रुपीज का रहेगा। अब डिस्पोजेबल इनकम 0 है तो भी हमारा कंजम्पशन 50 रुपीज रहेगा, तो आप लोग समझ सकते हो ये क्या है, ए। ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा मान लो अब मेरी इनकम अगर 100 रुपीज हो जाए, मेरी इनकम 0 से बढ़कर 100 हो गई और मेरा खर्चा जो है वो 120 हो गया, मेरा खर्चा 120 हो गया, तो इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है कितनी, 100, और खर्चा मेरा कितना हो गया, 120। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताओ मेरी इनकम में इंक्रीज कितना हो रहा है, 100, और ध्यान से देखो मेरे कंजम्पशन में इंक्रीज कितना हो रहा है, 70। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरी इनकम में 100 रुपीज का इंक्रीज होता है तो मेरे कंजम्पशन में 70 रुपीज का इंक्रीज होता है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए क्या मेरी आदत यह है कि मैं अपनी इनकम का 70% खर्च कर देता हूं, मतलब हर 1 रुपए की इनकम बढ़ने पर मेरा खर्चा 70 पैसा बढ़ जाता है, और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मेरी इनकम 200 हो गई, मेरी इनकम 200 हो गई तो मेरा खर्चा 190 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो मेरी इनकम में चेंज कितना आ रहा है, 100, मेरे खर्चे में चेंज कितना आ रहा है, 70, तो बेटा
मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया 70 पैसा। अगर मेरी इनकम बढ़कर 300 हो गई तो बेटा मेरा जो कंजम्पशन है वो बढ़कर हो जाएगा 260। अब मेरी इनकम कितनी बढ़ी 100, मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ा 70, तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 70 पैसा। अब मेरी बात को सुनना, मैंने इस एग्जांपल के अंदर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको निकाल के बता रहा हूं वो मैं कांस्टेंट निकाल के बता रहा हूं, लेकिन रियल लाइफ में जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला जाता है तो ये कांस्टेंट नहीं आता, बल्कि ये घटते क्रम में आता है, क्योंकि आपकी इनकम अगर बढ़ती जाएगी तो उसके साथ में आपका कंजम्पशन हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता जाता। क्लियर है बात? तो बेटा आप एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक्सप्लेन करो न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ में। तो तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ चुका है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक्सप्लेन करो न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ में, और उसमें बेटा आपको ये पूरी की पूरी बात वहां पर लिखनी है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा जल्दी से मुझे बताओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, ये वाली बात समझ में आ गई? यस गाइस 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 गाइस, मेरे बच्चों, मेरे लाडले, मेरे नन्हे मुन्नो, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब अपनी इनकम में कितना प्रोपोर्शन खर्च करने की आपकी आदत है, ये वाली बात समझ में आ गई? दीक्षा ने मुझे बोल दिया है यस, वर्णन ने बोल दिया है यस, शुभम तिवारी ने बोल दिया है गॉट इट, क्या बात है, मजा आ गया। अब हम सीखेंगे एक फालतू का कॉन्सेप्ट, और बेटा ये फालतू का कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे कहीं पर भी काम नहीं आएगा। लिखो भाई लिखो, पॉइंट नंबर डी। अब सर आपको एक फालतू का कॉन्सेप्ट सीखना है जो आपके कहीं पर भी काम नहीं आएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, पहली बात अब ध्यान से सुनो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिलेशन बताता है एक्स्ट्रा खर्चे और एक्स्ट्रा इनकम का, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये एक ऐसा रेशियो है जो रिलेशनशिप बताता है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का, एक्स्ट्रा कंजम्पशन और एक्स्ट्रा इनकम का नहीं, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो जो बताता है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी काम में नहीं आएगा, सिवाय इसके कि एग्जाम में आपसे सीधे इसके बारे में बोल दिया जाए कि इसे एक्सप्लेन करो, पर उसका भी चांस बहुत कम है, ये कहीं पे भी काम नहीं आता हमारे पूरे चैप्टर में, पर क्योंकि ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे रखा है तो अपन लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी काम कहीं पर भी नहीं आना। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, दिस is a ratio which shows relationship between total consumption and total disposable income, total consumption and total disposable income। ठीक है, this is calculated as under, ये कैलकुलेट करने का तरीका समझें, एपीसी इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल डिस्पोजेबल इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब सिंपल सी बात है यार, अब जैसे यहां पे अगर मैं एपीसी निकालूं तो टोटल कंजम्पशन क्या है 50, वैसे यहां पे तो 50 और डिस्पोजेबल इनकम क्या है 0। तो अगर मैं यहां पे एपीसी निकालूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां पर आ जाएगा इन्फिनिटी। अब यहां पे देखो 120 डिवाइडेड बाय 100,
ये आ जाएगा 1.20, 190 डिवाइडेड बाय 200 ये आ जाएगा 0.95, और बेटा 260 डिवाइडेड बाय 300, तो 260 डिवाइडेड बाय 300 ये आ जाएगा 0.87। तो बेटा अगर मुझे यहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपन लोगों ने यहां पे पढ़ा है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये हमारे कहीं पर भी काम नहीं आने वाला। चाहो तो अपनी पेंसिल से लिख लो, नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है। अब मैं आपके साथ में आ गया हूं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और मैं आपको बता दूं ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं, ये आगे जब मैं आपको 2 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम बताऊंगा, 3 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम बताऊंगा और 4 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम बताऊंगा, तो वहां पर ये वाला पॉइंट हमारे काम में आएगा। इसलिए बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज इसे बिल्कुल ध्यान से देखो। हेडिंग डाल दूं, सेविंग फंक्शन। आपको याद है कल अपन ने हेडिंग डाला था कंजम्पशन फंक्शन, और आज मैं हेडिंग डाल रहा हूं सेविंग फंक्शन। एक बात मुझे बताओ, कल मैंने बोला था बेटा जस्ट 1 सेकंड में एक बार लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट कर लूं, जस्ट 1 सेकंड। यस बिल्कुल अजय, मैं मिस्टर इंडिया बन गया था मैं गायब हो गया था। ठीक है चलो, अब ध्यान से सुनो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और प्लीज इस पर मार्क कर लो। आप लोग इस पे ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टफ नहीं है, होने को कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे सारे डिस्कशन में काम में आएगा। ठीक है, मतलब मैं तुमको बता दूं, एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक ये सेविंग फंक्शन, ये पूरे आगे तक अब लास्ट तक मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें ये दो ही चीजें काम में आएंगी। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कल कंजम्पशन फंक्शन लिखा था तब मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन डिस्पोजेबल इनकम। आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या सेविंग भी डिस्पोजेबल इनकम पे आधारित है या नहीं है? आराम से जवाब दो। सबसे पहला पॉइंट, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है, पर आप मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि हम अपनी इनकम का पूरा पैसा खर्च नहीं करते, तो आप मुझे बताइए कि क्या इनकम के बढ़ने पर हमारी सेविंग भी बढ़ती जाएगी? बोलो हां या ना, जल्दी से मुझे जवाब दो। यस, रिलेटेड है। दीक्षा रानी बोल रही है सर बिल्कुल, जो सेविंग है वो इनकम से पूरी तरह रिलेटेड है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है और सेविंग भी बढ़ती जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? क्या हम लोग बोल सकते हैं सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? बोल सकते हैं ना? यस, तो लिखो पहला पॉइंट, सेविंग is a function of disposable income. Disposable income, it means when disposable income increases
then saving will also increase. Saving will also increase. नंबर 2, सेविंग फंक्शन कैन बी डिनोटेड एज, बेटा क्या मैं सेविंग्स को ऐसा लिख सकता हूं, सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. सेविंग इज फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. यस प्रथम, गुड इवनिंग. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के. ठीक है, यस श्यामलाल. चलो अब ध्यान से सुनो. अच्छा एक बात मुझे बताओ, सेविंग्स क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सेविंग्स इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो सेविंग है वो बेटा डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन के बीच का गैप है? मतलब आपने जो इनकम कमाई और आपने जो इनकम खर्च करी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग है. सही बात है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेविंग्स इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन. मैंने जितना कमाया उसमें से जितना कंज्यूम कर लिया वो हटा दो, तो जो बाकी बचा वो क्या है, सेविंग. शॉर्ट में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वाई डी माइनस सी. अब आपको पता है वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम और सी का मतलब होता है कंजम्पशन. तो अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेविंग्स. ठीक है, ओके. चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखें पॉइंट नंबर 4. अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिकली, और ये जो ग्राफिकली बता रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाँ मैं सब कुछ देख सकता हूं. ग्राफिकली सेविंग्स एंड consumption are presented as under. बेटा ग्राफिकली सेविंग्स और कंजम्पशन को हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अच्छा गाइस कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी भावनाओं पे काबू रखें. ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे दो ग्राफ साथ में बनते हैं. ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, ये मेरा कंजम्पशन है. ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम और ये मेरा कंजम्पशन. ठीक है, अच्छा और इसके साथ में बेटा एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं ये, और यहां पे बेटा ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है और ये मेरी सेविंग्स है. ये मेरी सेविंग्स है. क्लियर बात, कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम. और साथ में बेटा दूसरा जो ग्राफ है ये मैं बना रहा हूं सेविंग्स और डिस्पोजेबल इनकम का. आई गेस बेटा आप लोगों को ये दोनों ग्राफ दिख रहे होंगे. ठीक है गाइस, अब सुनो सुनो सुनो. हाँ अब प्लीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो. बेटा आपको अभी अभी मैंने कंजम्पशन फंक्शन लिया, कंजम्पशन लाइन बनवाई थी. तो बेटा ध्यान से देखो ये मेरी क्या है, कंजम्पशन लाइन. ये मेरी क्या है, कंजम्पशन लाइन. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये मेरी नेशनल इनकम है. अब ऑब्वियस सी बात है बेटा ये मेरी नेशनल इनकम है, मतलब वाई.
बेटा ये हमारी नेशनल इनकम है और इसे मैंने लिख दिया वाई। अब जरा ध्यान से देखो और यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करना। बेटा ये बताओ कि अगर यहां पे पेन धोखा दे रहा है भाई। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जहां पर आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम बिल्कुल बराबर होगी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वहां पर आपकी सेविंग जीरो होगी? आराम से सोचना, जहां पर आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम दोनों बराबर हैं, ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपकी सेविंग्स क्या होगी? जीरो। अब ये भी देखो मैंने यहां पे लिखवाया इनकम माइनस कंजम्पशन क्या है? सेविंग। लेकिन अगर आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों बराबर है तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर आपकी सेविंग क्या है? जीरो। अच्छा एक बात और बताओ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ए, दिस इज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब एक बात को समझो, कल की बात को याद करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आपका कंजम्पशन जो है वो कुछ पोर्शन कंजम्पशन का होगा ही होगा, आप उसे रोक नहीं सकते। प्लीज गाइस अभी जो मैं बात समझा रहा हूं इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आगे आने वाले 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम, 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम, 4 सेक्टर इक्विलिब्रियम, हर जगह पर यही ग्राफ बार बार बनेगा। ये जो ग्राफ अभी आपको दिख रहा है बस यही ग्राफ आपको बार बार बनाना है, इसलिए प्लीज मेरी बात को अभी यहां पर ध्यान से सुनना। ये जो ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब ये बताओ कि अगर मेरी नेशनल इनकम, अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम जीरो है तो भी मेरा कंजम्पशन जो है वो ए के बराबर मेरा कंजम्पशन होगा ही होगा। और बेटा ये जो ए के बराबर कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन करने के लिए मुझे अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे कहीं से पैसा बोरो करके लाना पड़ेगा, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये खर्चा तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोलो हां या ना, जल्दी से जवाब दो गाइस, जल्दी से मुझे जवाब दो। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा ये बताओ कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के लिए या कंपलसरी कंजम्पशन करने के लिए आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी, आपको कहीं से पैसा लोन लेकर के आना पड़ेगा। और अगर आप अपनी एफडी को तोड़ते हो या कहीं से लोन लेकर के आते हो तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। मतलब एक होता है सेव करना, एक होता है पुरानी सेविंग को तोड़ना, उसे हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। तो आप मुझे बताइए कि जब मेरी इनकम जो है वो जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए डिस सेविंग है। लेकिन बेटा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मेरी जो डिस सेविंग है वो कम होती जाएगी। और बेटा जब मेरी, अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन का खर्चा मेरी इनकम से पूरा होने लगेगा और मेरी जो पुरानी एफडी को तोड़ने का काम है वो कम होता जाएगा। और बेटा जहां पर, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर मेरी इनकम बिल्कुल मेरे कंजम्पशन के बराबर होगी, और अगर मेरी इनकम मेरे कंजम्पशन के बराबर होगी तो यहां पर मुझे कोई भी सेविंग नहीं होगी। अब आप दोनों ग्राफ को देखो, ये ऊपर वाला ग्राफ कंजम्पशन ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ सेविंग ग्राफ है, और मैंने दोनों को यहां पर कनेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया कि जिस जगह पर आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम बराबर होगी वहीं पर आपकी सेविंग जीरो होगी। आ रही बात समझ में? अब प्लीज गाइस अब कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब यहां पे देखो आपकी इनकम कंजम्पशन से ऊपर निकल गई, तो आप मुझे बताइए अगर आपकी इनकम कंजम्पशन से ऊपर निकल गई तो क्या ये गैप सेविंग्स बता रहा है? क्या ये गैप सेविंग्स बता रहा है? यस बिल्कुल बेटा, इनकम कर्व 45 डिग्री पर होता है, मैंने ऑलमोस्ट वही बनाने का प्रयास किया अजय, बिल्कुल। और बेटा जहां पर आपकी इनकम कम है और आपका कंजम्पशन ज्यादा है वो क्या है? वो बताता है डिस सेविंग। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जब आपकी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है वो आपकी डिस सेविंग है, और जब आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है वो आपकी सेविंग है।
और यही चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, यहां पर आपकी पुरानी सेविंग्स टूट रही हैं, ये आपकी डिस सेविंग है, और यहां पर ये जो पोर्शन है ये क्या है, आपकी सेविंग। ये क्या है, आपकी सेविंग। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा और ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। बेटा जी ये बताओ कि मान लेते हैं ये जो इनकम का लेवल है, ये वाला, ये जो इनकम का लेवल है इसे हम लोग बोल देते हैं Y1। ये जो इनकम का लेवल है इसे हम लोग बोल देते हैं Y1। अब मान लो आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई, आपकी जो इनकम है बेटा वो बढ़ गई। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपकी इनकम Y1 से बढ़कर Y2 हो गई तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब आपकी इनकम Y1 से बढ़कर Y2 हो रही है तब आप ध्यान से देखो, तब आप ध्यान से देखो, आपका कंजम्पशन जो पहले इतना हुआ करता था वो कंजम्पशन अब आपका इतना होने लगा है। आप ध्यान से देखो कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम के बढ़ने पर, जब आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम के बढ़ने पर आपका खर्चा भी बढ़ गया, और आपका खर्चा कितना बढ़ा, इतना। आप जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब इनकम बढ़ी तो हमारा खर्चा भी बढ़ा? और एक बात ध्यान से देखो कि आपकी इनकम जितनी बढ़ी आपका खर्चा उतना नहीं बढ़ा। ध्यान से देखो, आपकी इनकम बढ़ी इतनी लेकिन आपका खर्चा बढ़ा इतना। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 1 से कम होता है। हम लोग हमेशा अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहां पे देखो, ये जो है ये आपका सेविंग पार्ट है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले आपकी सेविंग क्या थी, 0, और अब आपकी सेविंग क्या हो गई, इतनी। तो आप मुझे बताइए ये जो पार्ट है ये क्या है, चेंज इन सेविंग। ये क्या है, चेंज इन सेविंग। और वैसे ये ग्राफिकली बिल्कुल एग्जैक्ट मैच पे नहीं है, लेकिन अगर ये ग्राफ पेपर पे होता ना तो आपका ये वाला चेंज, मतलब ये वाला चेंज और ये वाला चेंज आपके इस वाले चेंज के बिल्कुल बराबर बैठता। आपका कंजम्पशन का चेंज और सेविंग का चेंज बिल्कुल इनकम के चेंज के बराबर होता। अरे सिंपल सी बात है यार, 1 रुपए तुमने कमाया, 60 पैसा तुमने खर्च कर दिया तो 40 पैसा सेव कर लिया। तो अगर तुम यहां पे चेंज इन कंजम्पशन को और चेंज इन सेविंग को अगर तुम जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है बनेगा क्या, चेंज इन इनकम के बराबर ही तो बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपकी इनकम Y1 से बढ़कर Y2 हो गई तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया, और ध्यान से देखो आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो गई। तो Y1 से Y2 अगर आपकी इनकम हो रही है, अच्छा मैं लिख भी दूं, ये क्या है, चेंज इन इनकम। ये क्या है, चेंज इन इनकम। अब मजेदार बात यह है कि जब इनकम चेंज होगी तो खर्चा भी चेंज होगा, जब इनकम चेंज होगी तो सेविंग भी चेंज होगी। और अगर आप लोग चाहें तो मैं यहां पे ये वाली बात जरूर से लिखना चाहूंगा कि इनकम में जो चेंज हो रहा है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। भाई जो कमा रहे हो वो या तो खर्च करोगे या सेव करोगे, जो कमा रहे हो वो या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंजम्पशन का चेंज और सेविंग का चेंज दोनों जोड़ लो तो आपके पास इनकम का चेंज आ जाएगा। वैसे अगर आप लोग यहां पे जोड़ के देखो तो लगभग वही लंबाई बैठ भी रही है। अब ध्यान से देखो, अगर कंजम्पशन की लेंथ को, मतलब चेंज इन कंजम्पशन की लेंथ को और चेंज इन सेविंग की लेंथ को अगर आप जोड़ो तो वो लगभग इनकम में जो चेंज हो रहा है उसकी लेंथ के बराबर है। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे बताइए, ये वाला जो ग्राफ है बेटा ये पूरे चैप्टर में मैं बार बार बनाऊंगा, तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया या नहीं आया। प्लीज लेट मी नो। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, ये कंजम्पशन और सेविंग वाला जो ग्राफ मैंने साथ में बनाया, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है?
बेटा जब आपकी इनकम जीरो है और फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, तो वो कहां से हो रहा है? आपकी पुरानी सेविंग्स में से, उसे हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। ठीक है, और फिर बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, ये डिस सेविंग कम होती गई। जब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के बराबर हो गई, तब हमारी सेविंग्स और डिस सेविंग भी जीरो हो गई। लेकिन अब हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के पार निकल गई, ऊपर निकल गई, तो वहां से हमारी सेविंग पैदा होनी शुरू हो गई। ठीक है बेटा, मैंने इस ग्राफ को, कई बार ऐसा होता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं, एज अ टीचर ना सोच के अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचता हूं, तो ये वाला चार्ट जब बनाने की बात आती है ना, मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है। मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह बैठा होता तो मैं इस ग्राफ को देखता और मैं बोलता यार कितना बोरिंग ग्राफ है, मतलब इसको बनाना कितना बोरिंग है। पर एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया राइट अ नोट ऑन सेविंग फंक्शन, तो आपको ये चार बातें तो लिखनी है। आपको बेटा ये ग्राफ जो है ये भी आपको बनाकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये ग्राफ नहीं बनाया तो आपके मेजर नंबर कट जाएंगे। एक और बात, इस ग्राफ को आज क्लास के बाद में घर पर आराम से बैठ के तसल्ली से सोचना। इस ग्राफ के बारे में सोचना कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है। ठीक है, और ध्यान से देखना, कंजम्पशन का चेंज और सेविंग का चेंज दोनों मिलाकर हमेशा इनकम के चेंज के बराबर होंगे। ठीक है, ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि आगे अब मैं जितने भी ग्राफ बनाऊंगा वो इसी पर आधारित होंगे। ठीक है, यस, अजय एक सवाल पूछ रहा है। यस, हाँ श्यामलाल, क्लास रोज होती है। अच्छा, अजय काला पूछ रहा है रीजन। रीजन क्यों बेटा? मतलब ये रीजन तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अच्छा, रीजन फॉर इनकम कर 45 डिग्री। बेटा ये एक एक्सेस पे क्या है? इनकम। तो इनकम का इनकम के साथ में तो सेम ही प्रपोर्शन होगा ना। ठीक है अजय, इनकम कर्व, ये जो वाई का कर्व मैंने यहां पे बनाया, ये 45 डिग्री क्यों है? वो इसलिए बेटा क्योंकि इनकम के साथ में रेशियो तो इक्वल होगा ना। इनकम का और इनकम का दोनों का रेशियो तो इक्वल ही होगा ना, 45 45। तो 45 डिग्री पे ही तो बनेगा आर्क। ठीक है, चलो और कोई सवाल? यस, चलिए दोस्तों, तो ये वाला ग्राफ जो है वो आप लोग कॉपी कर लीजिए। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके इस ग्राफ को जरूर से कॉपी कर लेना। यस, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हो आप। हाँ जी, हमेशा ध्यान रखना कि सेविंग कर्व कभी अकेला नहीं बनता, सेविंग कर्व हमेशा कंजम्पशन कर्व के साथ ही बनता है। ठीक है, ओके। सो गाइज, आज की बात को यहीं पर खत्म करेंगे। और अब आप लोग सब लोग ये वाली जो बात आज मैंने आप लोगों को लिखवाई, ये वाली बात को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एग्रीगेट सप्लाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट सप्लाई। और कल मैं तुम्हें सिखाऊंगा टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम। तो कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। हाँ कार्तिक, थोड़ी सी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। ओके, चलो बाय। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। तो हम लोग मिलेंगे कल, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।